नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हेल्दी दुनिया चैनल के माध्यम से हम आपसे फिटनेस की जानकारियां साझा करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को कोई हेल्थ डिसऑर्डर या हेल्थ चैलेंज हो भी चुका है तो आप किस तरह से एक सही बैलेंस डाइट लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिसऑर्डर सीरीज के तहत आज हमारे पास क्वेरी है वेरिकोज वेन्स के बारे में। आज हम वेरिकोज वेन्स पे डिटेल में बात करेंगे कि वेरिकोज वेन्स क्या है, क्यों होती है और इससे शरीर को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वेरिकोज वेन की समस्या है ये क्या है और क्या कारण है इसके होने के पीछे। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। वेरिकोस वेन्स हैं क्या? ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट से आर्टरीज के जरिए ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है और आगे ये एक छोटी-छोटी नाड़ियों का जाल बन के एक-एक सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेकर के ये ब्लड पहुंचता है। और जब वहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और साथ ही वो जो वहाँ ऊर्जा पैदा होती है, उसके बाद जो अवशेष बनते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के फिर से जो ब्लड है, हमारे आरबीसी हैं, ये दूसरी नाड़ियाँ ब्लड की जो वापस लेकर के इस यूज़ किए हुए ब्लड को वापस लेकर के चलती हैं, उन नाड़ियों को वेन्स कहते हैं। जो हार्ट से लेकर के आती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं, ये जो वापस लेकर के ब्लड को जाती हैं फिर उनको वेन्स कहते हैं। ये भी छोटी-छोटी नाड़ियों का पहले जाल, फिर वो आगे चल कर के बड़ी नाड़ियों में, फिर उससे बाद बड़ी और उसके बाद और बड़ी। तो इस तरह से ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक की तरह ब्लड इन में बहता रहता है, चाहे वो आर्टरीज हैं, चाहे वो वेन्स हैं। ये जो आर्टरीज हैं, इनमें जो ब्लड आता है, ये एक हार्ट का एक हमारा प्रेशर होता है और वहाँ से जो ब्लड है वो प्रेशर के ज़रिए पहुँचता है। लेकिन ये जो वापसी है ब्लड की, यहाँ आकर क्योंकि बहुत छोटी-छोटी नाड़ियों से ये वापस आकर के फिर आके तो ये प्रेशर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये जो नीचे के पार्ट होते हैं, चाहे वो बाजुओं में हमारे हाथ हो गए नीचे सबसे, चाहे वो पाँव हो गए, यहाँ हमेशा ब्लड को उल्टी दिशा की तरफ बहना है, जो एंटी ग्रेविटी है। तो एंटी ग्रेविटी में चीज़ को बिना प्रेशर के पहुंचाना थोड़ा मुश्किल काम होता है और उसके लिए हमारे बॉडी में जो ये जो वेन्स हैं, इनके बीच भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। इसमें जगह-जगह पर जितना नीचे से ब्लड जाना है, उसमें उतने ही ज़्यादा वाल्व लगाए हैं। ये वाल्व क्या करते हैं कि ये एक तरह से ब्लड को जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर जाता है, तो उसको वहीं वापस आने से रोक देते हैं। तो ये इस तरह से एक वाल्व जगह-जगह बने होते हैं। जैसे ब्लड का प्रेशर थोड़ा ऊपर गया तो ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि वो ब्लड वापस नीचे नहीं आए। फिर नीचे से फिर से जब प्रेशर बना वो ऊपर चला गया, फिर उसको खुला और ऊपर चला गया, फिर ये बंद हो जाते हैं। इस तरह से जगह-जगह पर ये वाल्व बने हुए हैं जो उस प्रेशर को वापस नहीं आने देते ताकि वो फिर जा कर के ये वाल्व के ज़रिए ये जो हमारी वेन्स हैं इनके ज़रिए वो ब्लड पहले किडनी में वहाँ फ़िल्टर हो जाएगा, फिर जा कर के हमारे लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करेगा और फिर हार्ट में आ जाएगा, जो उसको पंप करके फिर से वेन्स में भेज देगा। तो ये एक सर्कुलेशन है वन वे ट्रैफिक का और ध्यान ये रखना है कि जब वेन्स में ब्लड नीचे से ऊपर को जाना होता है तो एंटी ग्रेविटी है वहाँ और उसके लिए ये जो सिस्टम है। अब जो वेरिकोस वेन्स हैं, जब हमारी ये वेन्स हैं, इनमें न्यूट्रिशन जब हमारा प्रॉपर नहीं होगा, अब डाइट में हम अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेंगे या कोई भी पेशेंट अगर न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देता जब, तो वेन्स के सेल्स भी वीक होने लगते हैं और साथ ही साथ ये जो वॉल्व हैं इनके सेल्स भी वीक होने लगते हैं। तो जैसे ही वेन्स के सेल वीक होंगे तो ये थोड़ा बल्की होने लगेंगी। ये इनका जो साइज़ है ये थोड़ा
फैलने लगेगा, क्योंकि वो हेल्दी सेल्स वहाँ नहीं रहे। और सेकेंडरी ये जो वॉल्व हैं, इनके सेल्स भी वीक होकर के ये ब्लड के जो वापसी का प्रेशर को रोकना होता है, ये उसको रोक नहीं पाते। तो एंटी ग्रेविटी होने के कारण ऊपर से ब्लड जो है नीचे आने लगता है, और जैसे जैसे नीचे आने लगेगा तो वहाँ जो ब्लड इकट्ठा होने लगता है, एक पूलिंग उसकी होने लगती है, एक तालाब उसका बनने लगता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी है तो ऊपर से प्रेशर बढ़ के वहाँ जो फिर उसके कारण जो फर्स्ट स्टेज में जो वेरिकोज वेन्स बनती हैं, उनको स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। तो ये एक दिखने वाली, थोड़ी कलर इनका ब्लैकिश होता है, और वो एक जाल सा आर्ट जो वेन्स का वो दिखने लगता है, शो होने लगता है। ये फूली नहीं होती, लेकिन ये सामने देखी जा सकती हैं। तो ज़्यादातर ये लेग्स में, और मैंने बताया कि बाजुओं में, हाथों में या फिर बाजुओं में कम, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लड में, क्योंकि सबसे नीचे हमारे पाँव ही होते हैं। तो वहाँ क्योंकि एंटी प्रेशर जो एंटी ग्रेविटी प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ सबसे पहली कंडीशन में स्टेज 1 में ये स्पाइडर, एक मकड़ी के जाले की तरह एक नीली-नीली जो नसें हैं वो दिखाई देने लगती हैं। फिर जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं ध्यान देता पेशेंट उसकी तरफ, तो फिर धीरे-धीरे वहाँ क्योंकि एंटी ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता जाता है और धीरे-धीरे वहाँ ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, और फिर वो जो वेन्स हैं वो फूलने लगती हैं। फूल करके बाहर उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं। तो ये एक तरह से जब फूल जाती हैं नसें तो ये सेकंड स्टेज में चला जाता है। सेकंड स्टेज वहाँ क्योंकि पूलिंग हो गई है, अब ध्यान रखिए कि जब कहीं भी ये चीज़ ब्लड अब रुक गया है, वहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो अब नीचे जो आर्टरी से ब्लड आना है उसके प्रेशर को भी वो रोकेगा। तो वो जो फ्रेश ब्लड पहुँचना है सेल्स तक ऑक्सीजन लेकर के, अब वो कम पहुँचेगा। तो जब वहाँ ये कम पहुँचना स्टार्ट होता है तो वहाँ सेल्स का डीजेनरेशन स्टार्ट होता है फिर। तो फिर थर्ड स्टेज पहुँच जाती है कि जो पिंडलियाँ हैं ये उल्टी बोतल के साइज़ की होने लगती हैं। ऊपर से तो सूजी हुई, लेकिन नीचे से वो बोतल के गले की तरह टाइट होने लगती हैं, और कलर भी इनका चेंज होने लगता है। वो रेडिशनेस वहाँ पर आने लगती है या ब्लैकिशनेस वहाँ पर आने लगती है। ये थर्ड स्टेज वेरिकोज वेन की वजह से पैदा होती है। अब वहाँ से वो स्पष्ट स्किन में दिखाई दे रहा है, इंटरनल भी, मसल्स में भी और बाहर स्किन में भी, वहाँ सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये सेल्स वहाँ डैमेज होना स्टार्ट हुए। तो ये थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में जाकर के वहाँ फिर ये क्योंकि सेल्स को लगातार नहीं मिल रहा, तो वहाँ सेल्स का डैमेज स्टार्ट होकर के वहाँ घाव होना स्टार्ट होते हैं। ये कभी हील हो जाते हैं, कभी बन जाते हैं, कभी हील होने लगते हैं, कभी बन जाते हैं। तो इस ऐसी स्थिति फिर क्योंकि वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तो ये स्थितियाँ बनने लगती हैं फोर्थ स्टेज में। आगे फिफ्थ स्टेज में ये जो घाव है वो परमानेंट हो जाते हैं, ये अल्सर टाइप हो जाते हैं, ये ठीक होते ही नहीं, क्योर होते ही नहीं। ये तो एक तरह से गैंग्रीन कह लें कि वो होने लगती है, और ये घाव बढ़ते ही जाते हैं। अब ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। जी सर, तो आगे मैं जानना चाहूँगी कि इन वेरिकोज़ वेन्स की वजह से शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? जी, तो वेरिकोज वेन्स होने से शरीर को गंभीर नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मेजरली आप ध्यान रखिए कि ये ब्लड सर्कुलेशन का सारा सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए ही हमारे एक-एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुँचनी होती है। और ऑक्सीजन खास करके एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी के लिए, जो मात्र 3 मिनट अगर किसी सेल को नहीं मिले तो सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वेरिकोज वेन्स अब जहाँ भी बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो एंटी प्रेशर की वजह से जब वेन्स में ये ब्लड इकट्ठा होता है, तो जो पीछे से हार्ट की तरफ से ब्लड आना है, सेल्स को मिलना है अच्छी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वाला, उसमें भी बाधा आती है, क्योंकि आगे एक प्रेशर ब्लॉक हो रहा है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो वहाँ सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का जाना कम होता जाता है। जैसे मैंने 5 स्टेजेस एक्सप्लेन करी हैं इसकी वेरिकोज वेन्स की, तो वो उसमें आप देखते जा रहे होंगे कि वहाँ हर लेवल पर नुकसान बढ़ता चला जा रहा है।
और सबसे बड़ी जो 5th स्टेज पर जाते जाते, क्योंकि वहाँ सेल्स को ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, तो वहाँ डैमेज जो है, अब वो सेल्स का मरना स्टार्ट हो गया और वहाँ जो हील ना होने वाले घाव बनना स्टार्ट हो गए। और वहाँ पर एक स्थिति और भी पैदा हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिले और ऑक्सीजन के बगैर अगर सेल को जिंदा रहना शुरू कर देता है, तो दैट्स कैंसर। तो आगे ये स्टेज कैंसर तक भी जा सकती है। तो अब अगर किसी के पाँव में ऐसे घाव हो जाएँ और उन्हीं के दम पर हमने चलना फिरना है और या फिर वहीं पर कैंसर हो जाए, तो आगे चल कर के वो पाँव को काटना पड़ सकता है। तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे ही पहली स्टेज में ही हमें वेरिकोज वेन्स शो होती हैं स्पाइडर वेन्स की तरफ, तो तभी हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और इसका सही ढंग से इसका हल कर लेना चाहिए। जी सर, तो जिन्हें ये समस्या हो चुकी है, उससे बाहर निकलने के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए? जी। तो जिनको ये समस्या हो चुकी है, उनको 2 तरह से दो तरफ़ा मैं कहूँगा कि इलाज। एक तो सबसे पहले तो कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि ये समस्या हो चुकी है, तो वहाँ फिर वही सबसे पहले तो रिलीफ़ देने के लिए कि वो प्रेशर जो बन चुका है वहाँ, जब तक हम उस प्रेशर को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक हमारी आगे की कहानी जो है, वहाँ पर न्यूट्रिशन पहुँचना आसान नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को जो भी जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको पहली बात तो अब ज़्यादा अगर बैठने का काम है, तो उनको एक जगह ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है या उनको ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना है। वो जबकि बल्कि कोशिश करें कि वो ज़मीन पर बैठें। तो जो भी काम करने हैं बैठने वाले, वो ज़मीन पर बैठ कर के करें और वॉकिंग कंडीशन में रहें। अगर चलना खड़े होना है, तो खड़े ना होकर के वो थोड़ा टहलते रहें, चलते-फिरते रहें। पहला काम तो उनको ऐसे लोग पेशेंट्स को ये करना चाहिए। सेकेंडरी जो है, जब लेटते हैं, जब बैठते हैं, तो पाँव को थोड़ा ऊँचा करके बैठें। सामने कोई जो बैठे हैं अगर, तो सामने कोई टेबल रख के पाँव को उस पर रखा जा सकता है, ताकि नीचे जो प्रेशर है वो कम से कम पड़े। जब सोना होता है, तो तब अपने जो एड़ियाँ हैं या पिंडलियाँ हैं, वहाँ 2-3 तकिए रख लेना चाहिए, ताकि जो लेग्स हैं, वो हार्ट से थोड़ा ऊपर हो जाएँ, इस स्थिति में, ठीक है? तो जैसे ही हार्ट से लेग्स ऊपर हो जाएँगी, तो ब्लड नीचे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो सोते वक़्त भी, बैठते वक़्त भी और ख़ासकर ये जो थोड़ी-थोड़ी देर बाद टहलते रहना, चलना, ये काम ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरी करने चाहिए। कुछ एक्सरसाइज़ हैं जो इसमें रिलैक्स करती हैं इस ब्लड को रिलीज़ करने में। वो है कि टाँगों को ऊपर करके सीधा स्ट्रेट खड़ा करके हम, और उसको ख़ास करके हम किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं। तो लेग्स को बिल्कुल दीवार के साथ सटा करके बाकी जो बॉडी को नीचे हम छोड़ के थोड़ी देर के लिए इस पोज़ीशन में हम रहें, या लेट करके सीधा एक-एक लेग को जो ऊपर नीचे करना, ये भी है। तीसरा लेग्स को बिल्कुल सीधा करके पाँव को जो है नीचे ऊपर करना, ये चीज़ें सारी जो है वो वहाँ से वेरिकोज़ वेन जो है वहाँ से, क्योंकि जो पूलिंग हुई है, जो ब्लड वहाँ इकट्ठा हुआ है, उसको रिलीज़ करने में मदद करती हैं, ताकि पीछे से जो अच्छा ब्लड है उसकी सप्लाई आ सके। तो पहले काम तो ये करने होते हैं। सेकेंडरी जो काम करने हैं कि हमें अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो चीज़ें हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, अंदर जो नुकसान हुआ है, वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं बन जाए, तो उन चीज़ों को अपनी डाइट में सबसे पहले शामिल कर लेना चाहिए। और ऐसी चीज़ों में हल्दी, अदरक और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स तीनों, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये तीनों अपनी डाइट में ऐसे सोर्स जो है वो बढ़ा लेने चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि एक छोटा पीस, ये जो पोर होता है, फर्स्ट पोर इतने साइज़ का एक छोटा-सा पीस हल्दी का और इतना ही एक पीस अदरक का। इनमें थोड़ा-सा गैप रख कर के, जैसे अभी अदरक का एक पीस ले लिया इतना सा, उसको खूब चबा के खा लिया। उसके बाद 1 घंटा रुक कर के एक हल्दी का पीस इतना सा लेकर के उसको खूब चबा कर के उसको खा लिया।
इस तरह से इतने इतने पीस हम एक सुबह एक शाम अगर लेते हैं तो जो आर्टरीज के बीच का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगता है और बहुत अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो वहाँ इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोकोनट वाटर और कोकोनट ऑयल उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी डाइट में कोकोनट वाटर को शामिल कर लेना चाहिए और हो सके तो अच्छा प्योर जो वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है वो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। तो उससे भी बहुत जल्द इसमें रिलीफ आना स्टार्ट होता है। अब है कि इस तरह से हमने वहाँ इन्फ्लेमेशन को भी कम किया और जो प्रेशर बना था वो भी रिलीज़ कर लिया। अब है आते हैं कि परमानेंटली सॉल्यूशन जो करना है उसके लिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट और लाइव डाइट। मैं अक्सर कहता हूँ कि डाइट 2 पार्ट में आपको मिलती है, या डेड या फिर लाइव। क्योंकि सेल्स का जो रीजनरेशन होना है वो लाइव होना है, हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बॉडी के किसी पार्ट में, चाहे वो वेन्स में है, आर्टरीज में है, मसल्स में है, स्किन में है, जहाँ भी सेल हमारा रीजनरेशन होता है वो लाइव होता है और उसके लिए जिम्मेदार होते हैं लाइव न्यूट्रिएंट्स। तो लाइव डाइट जो है, जैसे स्प्राउट किए हुए दालें हैं, नट्स पानी में सोख करके लेना, फिर उसके बाद जो फ्रूट्स लेना खूब सारे, कच्चा सैलड जो है वो रॉ सब्जियां जो हैं उनको लेना, या कम पकी हुई धीमी आंच पर पकी हुई थोड़ी बहुत सब्जियां जो है उनको ऐड करना अपने खाने में। आटा जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं हो, उसकी रोटी, मैं कहूँगा कि रोटी तो ऐसा पेशेंट छोड़ ही दे, बल्कि दलिया बना करके ले, और दलिया भी फ्रेश। जितने भी अनाज हैं उनको पहले पानी में भिगो करके छोड़ दे और 8 घंटे पानी में भीगे हुए अनाज उसको बाद में एक टॉवल पर थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए डाल दें और अब उसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके उसका दलिया बना करके लें। तो जितना लाइव डाइट कोई भी पेशेंट लेगा और उतना ही उसका रीजनरेशन फिर से सेल्स का हेल्दी होता चला जाएगा। तो उसमें सभी तरह का रीजनरेशन सभी सेल्स का ही होगा, चाहे वो वेन्स के सेल्स हैं, चाहे वो वेन्स के वॉल्व के सेल हैं, सभी जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर से हमारी ये जो दिखाई देने वाली वेन्स हैं, वेरिकोस वेन जो है, ये ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, इसमें थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है, 3 से 6 महीने का समय लगता है, कितना डैमेज हो चुका है उस हिसाब से। तो ये इतने समय में ये परमानेंटली सॉल्व हो जाती हैं। और आगे अपनी डाइट का ध्यान रखिए। वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें 4 पिलर्स दे रखे हैं फिट रहने के लिए, उनका ध्यान रखें, यानी कि रोज़ाना हम एक्सरसाइज ज़रूर करें, सुबह जा कर के वॉकिंग, जॉगिंग ज़रूर करें, ठीक है। साथ ही साथ अपना एटीट्यूड जो है उसको अच्छा रखें, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने पास ना लाएँ और इसी तरह से सही टाइम पर रेस्ट करें। रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे का समय सोने का बेस्ट है, उसमें ही अपनी नींद को पूरा करें। और साथ ही साथ चौथा जो पिलर है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर लें, अपने खाने पर ध्यान दें, लाइव न्यूट्रिशन सारी की सारी लें और अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करें। तो इससे मात्र 3 से 6 महीने ही लगते हैं, आपकी प्रॉब्लम ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप वेरिकोज वेन्स की समस्या को समझ पाए होंगे और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।